हाँ बच्चे, तो अपन लोग क्या कर रहे थे बेटे? हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? चलो शुरू करें। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, पहला SF6, चलो बताते जाओ बेटे। BAlCl4 1 minus CAlF6 3 minus PbCl4 2 minus। चलो बच्चे जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ क्या हो जाएगा बेटे? E, अच्छा आंसर बताना शुरू कर दिए तुम लोगों ने? हाँ, पहले वाले का क्या आएगा? sp3d2, शाबाश। तो AlCl4 1 नेगेटिव, sp3d, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में sp3d2 या d1, d1। दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये गलत हो गया। चलो ये बताएंगे, तो यहां पे आएगा sp3d2, शाबाश। ये भी गलत हो गया। अब तो और कोई बचा नहीं है, तो sp3 करके देखेंगे। अरे जब भी मेरे पास में मेटल आ रही है भाई, मोटे मोटे फर्स्ट भी छोड़ दो, ऐसे ही याद कर लो। मेरे पास में कोई मेटल आ जाएगा ना, बहुत बेसिक बेसिक सा ऐसे भी कर लो, सारी टेंशन खत्म कर देते हैं। अगर मेरे पास में कोई भी मेटल है, क्या ये मेटल है? क्या ये अकेली है? और इसके साथ में जो ये आ गया ना हेलोजन, तो सीधा यही मेरे पास में स्टेरिक नंबर होता है, यही होता है छोटा n, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ये n की वैल्यू कितनी है? 6, तो s का 1, p के 3, d के 2, सबको मिलाकर देखो 6 आ रहा है नहीं आ रहा? 1 3 2 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे क्या गया? 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटे? s का 1, p के 3। मतलब मेटल में नॉर्मली ऐसा होता है, ये वाली बात झमेला खत्म कर देना। हाँ भाई, ये PbCl4, ये तो मैंने वैसे भी बता रखा था, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? sp3, कोई दिक्कत तो नहीं है? sp3d भी आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 4 लगा हुआ ना, तो s का 1, p के 3, तो मेरे पास में क्या आ गया? क्लियर हो गया बच्चे? आगे बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात बिल्कुल सबको क्लियर है। आगे बात करेंगे तो NOCl3, ये बताओ sp3d नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? sp3, जब मैंने बताया था कि जब हेलोजन वगैरह आ जाए तो इस ऑक्सीजन को तुमने काउंट ही नहीं करना होता, ये तो ऐसी टाइम पास लगा दी। तो ये मेरे पास में आ गया 3। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 3, तो देयर नो एक्स्ट्रा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? मेरे पास में नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, तो देयर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो डी वगैरह आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास में कंपाउंड होता, जैसे कि ई हो गया, एफ, चलो बताएंगे PCl5, अब इसमें बताओ कि क्या आएगा? sp3d1 d2, sp3d1 या sp3d2? sp3d1, तो ये d1 क्यों आया? ये sp3d1 क्यों आया? फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? अरे नहीं, कल तो 4 बताई थी तुमने, 3 है, तो फास्फोरस की वैलेंसी आ गई मेरे पास में वैलेंसी 3, वैलेंसी 3 है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 का मतलब क्या हो गया? 3 + 2, तो ये लिखा हुआ है 3 + 2, यानी कि 1 पेयर एक्स्ट्रा, 1 पेयर एक्स्ट्रा, तो ये 1 पेयर, तो इसलिए मेरे पास में आ गया D1। गुड, शाबाश। ये कॉपी देख के बता रहे हो या तुम्हारा कोई याद है? चलो अब आगे बात करते हैं। तो Fg अगर मेरे पास में होता, मान लो PCl6 तो हो गया, 6 कहाँ हुआ? 5 1 नेगेटिव, 6 1 नेगेटिव। चलो sp3d1 या d2? हाउ मेनी ऑफ यू से d1? हाथ उठाएंगे। d1 वाले, d1 वाले कोई नहीं, d2 वाले, सभी d2 वाले, वेरी गुड। ऐसा क्यों हुआ? तो -1 का मतलब क्या है कि एक हेलोजन थी जो दिख नहीं रही है,
तो हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया, PCl 7 है। ये 7 का मतलब क्या हो गया, 3 + 4, और यहाँ पे क्या हो गए, 2 पेयर। तो ये 2 पेयर आ गए और मेरे पास में आंसर आ गया sp3d1 d2। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको जान के खुशी होगी कि आपका आंसर करेक्ट है। बताओ जी, कितना यकीन है ना हमारे को कि हमारा आंसर सही कैसे हो सकता है, नहीं? चलो खैर ना, कूल। तो अब आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, हाइब्रिडेशन आपका कंफर्म हो गया है और मैं देख पा रहा हूं कि आपकी स्पीड काफी अच्छी हो गई है। कूल, एक ही दिन में टैलेंट है। बेटा कोटा क्लास में आओगे ऐसे ही मिलेगा। चलो खैर, तो अब मेरे को एक बात बताओ, PCl4 1+, चलो बताओ बेटे, PCl4 1+, इसका क्या मतलब है? sp3, अरे डी भी भाई हो गया, सुन लिया। कंट्रोल हो गया। तो मेरे पास में क्या आ गया बेटे, sp3। ये डी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये 1+ लगा हुआ है, यानी कि एक क्लोरीन एक्स्ट्रा दिख रही है। तो मेरे पास में हम अपने दिमाग में क्या मान के चलेंगे, PCl3 लिखा हुआ है, 3 में sp3, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया क्या? अच्छा, मान लेता हूं ये वाली बात। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जरा करके दिखाओ। अगर मेरे पास में होता XeO2F4 sp3d2, sp3d2, तो मेरे पास में ये d2 क्यों आया? ये आ गया। अरे जिनोन के बाकी ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है? काउंट ही नहीं करते। वैसे भी जिनोन का नोबल गैस है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। क्या इतनी बार क्लियर हो गया? तो मेरे पास में ये वाली बात भी क्लियर हो गई। वेरी नाइस। चलो फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन लोग, है ना? तो जरा बताओ, XeF4 1+, और ये कंपाउंड मैंने गलत बनाया, मैंने कंपाउंड गलत बना दिया, गलती हो गई। यहाँ पे ये 1+ नहीं आएगा, ये 1+ नहीं आएगा। XeF4 XeF5 1+, XeF5 1-। आराम से, हाँ बेटे तुम बताओ जरा पीछे से, ये कितना आया? पहले वाले का कितना आया? sp3d2, यहां पे आ गया। चलो ठीक है, बाकी सारे बोलेंगे जैसे नॉर्मल बोले। तो बैठ जा बेटा। हाँ ये बताओ, इसमें क्या आएगा? ये प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें एक कम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मानेंगे हम लोग, हम इसे 4 मानेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा sp3d2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हो इस सब चीजों में, राइट? चलो इधर बता दो, यहाँ क्या आएगा? sp3d3। ये 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 1- है, यानी कि एक कम दिख रही है। जब एक कम दिख रहा है तो हम अपने दिमाग में मानेंगे कि ये 6 है। 6 में 3 जोड़े हो गए, तो आंसर क्या आ गया? sp3d3। वेरी गुड, कूल। तो अब हमारे को, मेरे को लग रहा है कि तुमको अब हाइब्रिडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। किसने पढ़ाया था तुम्हारे को? चलो खैर, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अरे अब देखेंगे जरा ये हाइब्रिडेशन होती क्या है, जरा डेफिनेशन भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी एक बार मैं जरा चेक कर लूं कि आपको याद है कि नहीं याद है। तो मैं बताऊंगा या आप लोग बताएंगे? हाँ बेटे, हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन बताओ। हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन बस जहां पूछ लो वहीं पे बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल कर लेंगे लेकिन डेफिनेशन याद नहीं करेंगे। भाई डेफिनेशन याद करनी जरूरी है, बोर्ड में, स्कूल में, कंपटीशन में डेफिनेशन आती हैं। डायरेक्ट सीधा नहीं आएगी तो उसमें से कोई पॉइंट उठकर आ जाएगा। तो डेफिनेशन याद करना है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अभी जैसे क्वेश्चन किए ना, जैसे इसी तरह से डेफिनेशन को लेकर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। हाँ चलो भाई सुनाओ, क्या कह रहे थे? नहीं सुनाएगी? बताओ, फिर से शुरू हो गए। चलो राइट डाउन डेफिनेशन। तो भयंकर सी डेफिनेशन के लिए गेट रेडी। हाइब्रिडाइजेशन इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ mixing of orbitals and suborbitals, mixing of
orbitals and suborbitals and suborbitals having equal or approximately equal energies, equal or approximately इक्वल एनर्जीज। एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी होना जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट भी चल जाएगा। मान लो कि एक की एनर्जी 4 है, दूसरे की 4.25 भी चल जाएगी, 4.5 भी चल जाएगी, 6 नहीं चलेगी, 6 ज्यादा हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ formation of new kind of orbital, new kind of orbitals called, क्या नाम बोलते हैं न्यू ऑर्बिटल को? called hybrid orbitals, called hybrid orbitals। having कॉमा लगा दिया यहां पे। एक तरह से पार्ट यहां तक खत्म हो गया, बट हमारी बात यहां पे खत्म नहीं हुई है, अभी भी हमने और बातें लिखनी है। एंड दैट वन इज हैविंग डीजेनरेसी, हैविंग डीजेनरेसी इक्वल टू, हैंडराइटिंग अच्छी है ना मेरी? जलते हो तुम लोग, जलते हो तुम लोग, इसलिए ऐसे बोलते हैं। चलो, तो हैविंग डीजेनरेसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ, बल्कि यहां पे लिखेंगे पहले सब ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स। चलो जल्दी करेंगे। तो क्या यहां तक लिख लिया? मैं डिटेल कर देता हूं यहां तक हमने क्या लिखा, वैसे भी पूरी नहीं, अभी और भी है। तो इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स हैविंग, सॉरी मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था, हाँ फिर से। तो डी हाइब्रिडाइजेशन इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ, it is a concept of mixing of orbital suborbital having equal or approximately equal energies to result in formation of new kind of orbitals or suborbitals called, उनको क्या बोलते हैं? called hybrid orbital having degeneracy equal to number of suborbital। लिख लिया यहां तक? तो यहां पे बड़े इज्जत से इस सबऑर्बिटल को काट देंगे। ये जानबूझ के लिखा है, जानबूझ के काटा है, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये सब ऑर्बिटल तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पे लिखवाया और मैं यहां पे रुक गया कि पता चल जाए कि सब ऑर्बिटल तो बिल्कुल नहीं आएगा। इस जगह पे आएगा हमारे पास में ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मर्जिंग टुगेदर, ऑर्बिटल्स मर्जिंग टुगेदर, मर्जिंग टुगेदर। तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे और इसमें जो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी एक बार अंडरलाइन कर लेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब हमारे पास में क्या आ गया? पहली चीज तो हाइब्रिडाइजेशन इट इज ए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ख्याली पुलाव है, मैथमेटिकल है। हमारे पास में मैथमेटिकल एविडेंस तो है, रियल एविडेंस नहीं है कि सच में हाइब्रिडाइजेशन हो गई क्या, हमारे पास में एविडेंस नहीं है। ये जरा इसको खत्म कर देता, एक बार समझा देता हूं, फिर ये बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक है। लेकिन इसको हाईलाइट भी करते हैं, जरा देखें। हाँ जी, तो मेरे पास में यहां पे क्या लिखा भाई साहब? ये कॉन्सेप्ट है, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल। कौन कौन मिक्स हो रहा है? ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल। तो मुझे ये बताना है सब ऑर्बिटल क्या चीज होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, गुच्छा ऑफ ऑर्बिटल, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एग्जैक्ट बराबर होती है, उनका झुंड। क्लियर हो गया? सबका मतलब हमेशा छोटा नहीं होता, सबका मतलब होता है कौन किससे बना हुआ है, कौन किसका कंपोजिशन है। तो सब में मल्टीपल ऑर्बिटल घुस जाती हैं ये, तो सब ऑर्बिटल एक्चुअली ऑर्बिटल से बड़ी होती है। तो यहां पे क्या आ गया? कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज।
ये नहीं होगा कि मेरे पास में कोई भी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई जिनकी एनर्जी आसपास की है, तो इसीलिए तो 2s और 2p मिक्स हो गई, लेकिन 1s और 2s मिक्स नहीं हुई। भाई सुनो ध्यान से, हुआ क्या भाई, आपने देखा होगा 2s और 2p मिक्स होकर हमारे पास में कभी sp1, कभी sp2 और कभी sp3 ऑर्बिटल बना देती हैं, राइट। लेकिन यू विल नेवर बी एबल टू सी कि 1s एंड 2s ऑर्बिटल मिक्स होकर s2 बना रही हो। s हमेशा 1 क्यों होता है, 2 कभी नहीं होता? इट इज बिन नेवर फाउंड, ये तो कभी नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसलिए भैया हमारे पास में क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी, इक्वल चलेगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल चलेगी, बहुत दूर दार का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते बेटे, टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। यहां तक बात खत्म हो गई। अब लेकिन इसमें सिचुएशन भी है। अब यहां पे क्या आ गया, हैविंग डीजेनरेसी। अभी डीजेनरेसी क्या होती है नाउ, कौन बताएगा? मेरा भाई बताएगा। भाई चल डीजेनरेसी बताओ क्या होती है। तो डीजेनरेसी मैं बताता हूं, हाँ नहीं, डीजेनरेसी का मतलब फॉर्मेशन नहीं होता। और कोई बात, वो रूट है भैया, रूट है सनम। चलो बताओ जी, आप बताओ। नहीं बताएगा भाई, अब तो मान जा, नाराजगी दूर करो। चलो भैया डीजेनरेसी बताओ क्या होती है। एनीबडी एल्स, कौन बताएगा? नहीं बताओगे? बता दे, थोड़ा सा बता दे, इतना सा बता दे डीजेनरेसी क्या होती है। हाँ बताओ। वाह डीजेनरेट हो मैं अगले पेज पे लिखता हूं। तो डीजेनरेसी जो होती है हमारे पास में, डीजेनरेसी दो चीजें होती हैं, नाउन एंड वर्ब। डीजेनरेसी जो होती है ना हमारे पास में, ये क्या होता है, दो तरह की चीजें होती हैं। डीजेनरेसी ये नाउन भी है एंड वर्ब भी। नाउन बोले तो इट इज ए नंबर, नाउन बोले तो नंबर भी नाउन में काउंट होते हैं। बड़ी होगी इंग्लिश थोड़ी बहुत, है ना? और नहीं आती तो ट्यूशन दे सकते हैं अपन लोग, लेकिन ठीक है, फीस अलग लगेगी इंग्लिश की, है। चलो, और वर्ब क्या होता है, प्रोसेस, नंबर में बट जाना, डिवाइड हो जाना इक्वल में। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मान लो डीजेनरेसी आ गई किसी की 5, मान लो डीजेनरेसी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 5 का मतलब क्या है, 5 पीसेस, 5 इक्वल पीसेस। पीसेस की स्पेलिंग क्या होती है, आई आएगा ना। मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है, तुम्हें स्पेलिंग आती है कि नहीं आती, मैं तो चेक कर रहा था बेटे चलो खैर, तो ये 5 इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर पीसेस में। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कितने पीसेस में डिसाइड करना है, कितने में कन्वर्ट करना है? तो ये पिछले पेज पे वापस आ जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल। नहीं, ये सब ऑर्बिटल क्या था, गुच्छा। कितने गुच्छे मिक्स किए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो गुच्छे में हमारे पास में मेन कंटेंट कितना था, कितनी ऑर्बिटल थी। तो यानी कि यहां पे एक प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ, यहां पे एक प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, और वो कौन सा बताओ? यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट वन इज, हाँ जी, तुम लोगों ने कभी सुना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या मतलब होता है? एनर्जी फिक्स है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही पढ़ते हैं बचपन से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम भी फिक्स रहता है, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वन। ये सब चीजें आ गई। तो उसी तरह से केमिस्ट्री वाले भी, तो हम भी थोड़े पीछे, हम भी एक प्रिंसिपल बताएंगे, हमारे को भी आता है। तो हमारे पास में क्या है बेटे, कंजर्वेशन ऑफ
ऑर्बिटल्स। मैंने नहीं लिखा कंजर्वेशन ऑफ एटम की ऑर्बिटल, मैंने नहीं लिखा कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हैबिट ऑर्बिटल। जो भी ऑर्बिटल होंगी वो फिक्स रहेंगी। 4 थी, 4 रहेंगी एंड तक। कहती बात समझ आ गई? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, हाँ जी बेटे, कोई मुझे बताए, आप लोग बताना चाहेंगे, कुछ इस पे रोशनी डालना चाहेंगे? वैसे तो इसमें से रोशनी वैसे भी आ रही है, लेकिन क्या पलट के इस पे कुछ रोशनी डालेंगे अपन लोग? तो इस बात का क्या मतलब है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल का? क्या हुआ, क्या हुआ? ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ जी बचाओ, चलो बताओ। तो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है? भाई आप लोगों ने सुना होगा sp1 हाइब्रिडाइज्ड, सबसे सिंपल वाला केस अगर हम पकड़ें तो जैसे कि हमने बात करी, सबसे सिंपल केस हमने बात करी sp1, ये कौन कौन सी ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा? s एंड p। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं, 2s एंड 2p ने मिलकर बनाया। ये कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई है भाई? 2, 1 एंड 2, 2 मिक्स हुई ना। तो मेरे पास में रिजल्ट में 2 sp1 ऑर्बिटल आएंगी, यानी कि जब ये मिक्स होंगी तो मुझे sp1 नहीं मिलेगा, sp1 एंड sp1, मेरे को 2 sp1 मिलेंगी। वो हम अराउंड फिगर, दोनों sp1 है ना, तो इसलिए ऐसा कॉमन ले लेते हैं टाइप्स। तो मजाक कर रहा हूं, कॉमन नहीं लेते हैं, बस ऐसा कहने की बात होती है। अभी दिखा रहा हूं कैसे। हाँ जी, जरा देखें। अब ये sp1 वाला एग्जांपल मैं जरा समझाता हूं कि ऐसा कैसे हो गया। नाउ जरा अपन देखेंगे कि sp1 कैसे बन रहा है। sp1 हाउ, ये sp1 बनता कैसे है वो देख लें जरा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा बेटे, मेरे पास में एक एटम है, ठीक है जी। वैसे तो बहुत सारे एटम है, हमने एक उठा लिया उनमें से। तो उसमें मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में एक s ऑर्बिटल। ये कौन सी ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ कि ये s ऑर्बिटल थी। s ऑर्बिटल में साइन कैसा होता है हर जगह पे? या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस है, मैं कलर चेंज करके दूसरी पर्पल ले लेता हूँ एक, है ना। तो p से पर्पल, p से p ऑर्बिटल। वो दूसरा वाला p नहीं है। अच्छा चलो भाई आगे बात करेंगे। तो ये p ऑर्बिटल आ गई, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये कौन सी ऑर्बिटल है बेटे? p। ये 2 p ऑर्बिटल, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया बेटे, एक s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल हमने बनाई। इन दोनों को मिलाकर अपन लोग कितना बनाएंगे बेटे? 2 ऑर्बिटल हैं, राइट। तो इनसे हमारे को 2 ऑर्बिटल ही रिजल्ट में आएंगी। ये कैसे होता है चमत्कार? तो यहां पे क्या हो गया पहले देखेंगे। मेरे पास में ये एक p ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मेरे पास में एक s ऑर्बिटल है, वो कैसी थी? पॉजिटिव। ये कॉमन एरिया कैसा हो गया? ऊपर वाला कॉमन एरिया, उसकी वजह से भी प्लस, इसकी वजह से भी प्लस, कॉमन एरिया। और नीचे वाले का p का साइन कैसा? माइनस, और इसका साइन कैसा था? प्लस। पहले तो एक ऑर्बिटल को पहले समझ लें कि एक कैसे बनी, फिर देखेंगे दूसरी भी कैसे बनी। तो यहां पे क्या हो गया जरा बताना भाई। देखो ये प्लस प्लस आ गए, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पूरा बढ़ गया, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो मेरे पास में ये बन जाएगा पूरा प्लस। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे। जब ये कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ये आ गया 1 sp1। ये एक sp1 ऑर्बिटल है, ये वाली। समझ में आया क्या? या हजम नहीं हुआ या समझ में नहीं आया? आ गया, गुड। तो अब क्या होता है, जरूरी है कि ऊपर वाला प्लस जाए? ये भी तो हो सकता था कि एक्चुअली में देयर इज द पॉसिबिलिटी कि मेरे पास में ऑर्बिटल तो ऊपर वाली प्लस की थी, ये माइनस का था, और मेरे पास में जो s ऑर्बिटल थी वो भी प्लस की थी, लेकिन इनके बीच में कॉम्बिनेशन कैसी हो गई? जब ये दोनों आपस में माइनस हो गए। यहां पे दोनों आपस में क्या हो गए थे? प्लस हो गए थे। यानी कि जब मैंने s में से p माइनस कर दी, ये कब बना? जब s प्लस p कर दिया। ये क्या बोल दिया मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार दोबारा बोल दूंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। s माइनस पी, यानी कि s माइनस पी का मतलब क्या हो गया? s ऑर्बिटल रिमेन सेम, s जैसी थी वैसी रह गई,
जब माइनस करेंगे तो पी के साइन पलट गए ना, जो पी थी प्लस की वो माइनस की हो गई और ये प्लस का हो गया। तो ऊपर का एरिया कैसा हो गया, ये वाला एरिया कैसा हो गया, प्लस एंड माइनस, ये कैसा हो गया, प्लस प्लस। तो ये पूरा एरिया प्लस का हो गया। तो यहां पे रिजल्ट क्या मिला, ये नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस। एक बार मैं इस बात को दोबारा बोलूंगा, एक बार मैं इस बात को दोबारा समझा रहा हूं, क्या इतनी बात समझा गई? चलेंगे, थोड़ा सा इसमें है टेक्निकल चीजें हैं ये। नाउ हुआ क्या, मेरे पास में ये ऑर्बिटल थी, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल होगी प्लस की, इसका सेंटर ये रहा, इसी जगह पे पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, इसी जगह पे पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव नेगेटिव है। मैंने अभी समझाने के लिए दोनों के मैंने न्यूक्लियस अलग अलग दिखाई, ये है एक ही जगह पे प्रेजेंट, एक ही जगह पे। भाई ये आपस में क्या क्या कर सकते हैं, ये आपस में प्लस हो सकते हैं और ये माइनस हो सकते हैं, ठीक है जी। जब ये एक ही जगह पे होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जब ये प्लस हो गए, ये आ गए एस ऑर्बिटल, ये आ गए पी ऑर्बिटल। एस कैसा था, प्लस का, ये कैसा था, प्लस माइनस, कॉमन एरिया प्लस प्लस और ये प्लस माइनस। और अगर ये दोनों आपस में कैसे हो गए, माइनस, सब्ट्रैक्ट कर गए, तो ये रहा मेरे पास में एस ऑर्बिटल, ये रहा मेरे पास में पी ऑर्बिटल, माइनस कर रहे हैं किसको किस में से, एस माइनस पी। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसको किस में प्लस कर रहे हो, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है किसको किस में से माइनस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, एस तो प्लस का है, बट पी जो ऊपर प्लस का था, तो ऊपर मैं माइनस लिखूंगा, नीचे प्लस लिखूंगा। ये कॉमन एरिया कैसा हो गया, प्लस माइनस और ये प्लस प्लस। तो यहां पे क्या आउटकम आया, ये प्लस प्लस वाला पूरा फैल गया, तो ये पूरा ये रीजन ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये रीजन प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास में ये ऑर्बिटल बन गई प्लस, ये आ गई माइनस की, एट द सेम मोमेंट ये आ गया माइनस का और ये आ गया प्लस का। क्या इतनी बात समझ आती है, याद रहेगा? तो मेरे पास में क्या आउटकम आया, ये दो ऑर्बिटल बन गई, ये दो ऑर्बिटल बन गई, इनका मैग्नीट्यूड 1 ऑर्बिटल जितना है, ठीक है। तो होगा क्या बेटे, ये दोनों एट वन टाइम एट वन प्लेस प्रेजेंट हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने क्या कहा है, ये दोनों ऑर्बिटल एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं बट डायरेक्शन अलग है। ये होगा कैसे भैया, ये है कैसा, मेरे पास में पहली ऑर्बिटल प्लस माइनस, ये पहली वाली फर्स्ट वाली मैंने शो कर दी, ठीक है। दूसरे के लिए कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कलर कर देता हूं। ये वाली कैसे होगी, माइनस की, ये है सेकंड, सेकंड भी शो कर दी। तो हैव ए लुक, इसको ध्यान से देखो। तो एट वन टाइम दोनों की दोनों प्रेजेंट हैं, फर्क क्या हो गया, दोनों की डायरेक्शन अलग है। ये पहली वाली किधर है, पहले वाली इस डायरेक्शन में है, दूसरी वाली नीचे की डायरेक्शन में है। इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम दिखाते एक ही हैं या लिखते एक हैं, क्योंकि एटम तो sp1 हो गया ना, एटम sp1 है, उसके दोनों बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में sp1 होंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई, याद रहेगा? अच्छा, अब एक और बात, हाँ जी, अगर मैं ये बताना साइज कौन सी ऑर्बिटल ज्यादा लंबी होती है, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल? लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ एस ऑर्बिटल से बड़ा है पी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? पक्का जी? अच्छा, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, 19-20 का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। चलो, अगर मेरे पास में एक आ गया एस, एक आ गया पी, अगर मेरे पास में होता एस, एक आ गया पी, एक और पी आ गई, एक आ गया एस, एक आ गया पी, एक आ गया पी और एक और पी ऑर्बिटल आ गई। जैसे कि मान लेता हूं एक्स, ये एक्स वाई जेड, तो ये मुझको देगा sp3। कितनी sp3 आएंगी?
4 4 4 4 अब लड़ाई करेंगे हम आपस में। तो एक ये रही, 2 3 4, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हाँ, तुम ये पूछो कि 4 कैसे आई, वो मैं समझाऊंगा। ये तो ऐसे है, हाँ P 3 होगी, हाँ तो फिर से हैं, फिर से मेरे को पसंद मत करो। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ ये और बड़ा भाई साहब भाई ये 5 इसलिए नहीं है कि टोटल मिलाकर 4 ही रहेंगे, 4 मिक्स हुई तो 4 ही बनेंगी। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल, अब वो S और P रहे नहीं ना, मिक्स हो गए, ये बन गई sp3। बस भाई चाय बनाई कभी लाइफ में, है ना, मस्त है ना। उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, और उसमें अपने क्या करती है, चाय पत्ती भी डाल दी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा कम ज़्यादा। अब कोई चीनी डालता है नहीं डालता, तुलसी डालता है नहीं डालता, अदरक डालता है नहीं डालता, सौंफ डालता है नहीं डालता, कुछ और डालता है नहीं डालता, वो आपकी बात है। थोड़ा सा आप हो सकता है नींबू भी निचोड़ देते हो उसमें, तो ये आपकी अलग अलग चॉइस है, राइट। भाई कईयों का क्या पता उसका क्या है, जो चाय बना रही है, खिचड़ी बना रही है, या यूं होता है पता नहीं। तो फाइट क्या है हमारे पास में कि भैया वंस थिंग गेट फॉर्म्ड, दूध पानी मिक्स किया, चाय पत्ती डाली, तो वो दूध नहीं रहा, चाय बन गई। अब वो चाय बन गई, अब उससे आप पलट के दोबारा दूध नहीं निकाल सकते। फिर से ओ भाई साहब, तो होता है, टैलेंट होता है लोगों में निकाल सकते हैं कई लोग। तो भाई मुद्दे की बात समझेंगे, ये p ऑर्बिटल जो थी मिक्स होने से पहले px ऑर्बिटल थी, जब ये मिक्स हो गई तो ये sp3 बन गया, बात खत्म। इसकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो गई, इसकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो गई, ये अब sp3 हो गई। ये sp3 एक, ऐसे ही मेरे पास में sp3 बनेगी, ऐसे ही मेरे पास में एक और sp3 बनेगी, और ऐसे ही मेरे पास में एक और sp3 बनेगी। टोटल मिलाकर कितनी sp3 बनेगी? 4। ये सब मिलाकर हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसी यहां पे क्या आएगा, कितनी बनेगी? 3 बनेगी। कौन कौन सी? पहली बनेगी sp2, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी भी sp2 होगी, और तीसरी देखो 2 p थी ना ये, और तीसरी भी sp2 ही होगी। ये 3 sp2 बनेंगी, 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगी, 3। हाँ, फर्क क्या होगा इन सबका? इन तीनों की आपस में डायरेक्शन अलग होगी। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। मतलब कि इनके बीच में जो है, अब मैं मैथमेटिकली हमको उतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। इफ यू गाइस वांट तो मैं उस डिटेल में लेके जाता हूं, लेकिन मैं पहले इसका डायग्राम बना दूं, चित्र बना दूं मैं इसका पहले, फिर आप मेरे को बोलना कि उतना उसको और फर्दर एक्सप्लेन करूं या ना करूं, जो तुमको अच्छा लगे वो कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, ये आगे P, ये पहली वाली बना दी, ठीक है। नहीं अच्छी नहीं बनी, एक P, दो, तीन, ये थोड़ी बड़ी हो गई। तो इधर डायरेक्शन क्या क्या रही? 1 2 2 और ये 3, ये 3 डायरेक्शन रहेंगी। मेन पार्ट देखो ना, मेन बॉडी की तरह, ये येलो वाली बॉडी इधर देखो, इधर लगी हुई मेन, तो इसका सारा कंटेंट वेक्टर इधर आ गया। इनके बीच में ये ग्रीन वाला इधर है, ये ब्लू वाला इधर है। इनके बीच में जो एंगल है थीटा इज आइडियली 120 डिग्री, आइडियल वैल्यू। अब रियल प्रैक्टिकल वैल्यू में तो थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज ऑफ वेरिंग एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर। वही हम लोग बात करते हैं ना, इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा था, इसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा था, एसिडिक था, लेस एसिडिक था, तो वो चीज़ें उसके बाद आती हैं। लेकिन ये आइडियली जब सिमेट्रिक होगा तो ये एंगल आएगा 120
यहाँ पे एंगल कितना होगा 120 डिग्री, इधर एंगल कितना होगा 120 डिग्री। यहाँ पे क्या था बेटे, यहाँ पे भी तो SP1 एंड SP1 बने थे, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर की डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, दो डायरेक्शन बने। क्या इतनी बात समझ आ गई, याद रहेगा। नाउ इसमें आगे बढ़े, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। जैसे कि अभी मैं लेंथ की बात करने वाला था, एक बात मैं लेंथ की करने वाला था, लेकिन इन तीनों केसेस में एक बात जरा कॉमन है, तीनों की शेप तकरीबन एक जैसी है, अप्रोक्सीमेटली दिखने में तीनों की तीनों एक जैसी दिखेंगी। तीनों में हमारे पास में दिए जैसी शेप आएगी। उल्टा देखेंगे तो मशरूम जैसा दिखेगा। ओ लो, उसको एप्पल दिख गया। लो जी, क्या चक्कर, तुम लोग एप्पल के कुछ ज़्यादा ही दीवाने नहीं हो गए तुम लोग हैं। ये ब्लैकबेरी तो मैं बोल रहा था। हाँ चलो, तो अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में टोंटो, ये मशरूम भी सोच सकते हैं। मशरूम नहीं है, मशरूम ऐसा नहीं होता ना। उल्टा दिया क्या वर्ड है, उल्टा दिया है चलो क्या, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये हर बार ऐसा दिखेगा, लेकिन फर्क क्या है बेटे, इधर देखो, अगर मेरे पास में, मैं अलग अलग कलर में इसको दिखाऊंगा। अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूं SP1 ब्लू कलर में, SP1 कैसी होगी, पूंछ थोड़ी सी लंबी, ये हे भगवान, नखरे ना लड़कियों के ही है। उन्हें एक तो मैं बना के दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। मैं क्या करूँ, सही करूँ उसको, क्या करूँ बोलो, ठीक चल जाएगा ना। हाँ, अब मेरे पास में क्या है, दूसरा मैंने बनाया SP2, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा पूंछ छोटी हो गई। मैंने क्या किया है, अभी इनको आपस में कंपेयर करके बता रहा हूं, ये थोड़ा सा कंपेयर करके बता रहा हूं। अगर मेरे पास में आ जाएगा अगला कलर SP3, यानी कि अब देखो जो मैं बताना चाहता हूं वो ये, कौन सा कलर लें, ब्लैक लेते हैं। हाँ जी, जो मैं बताना चाहता हूं वो ये देखो, न्यूक्लियस सब में यही है, सब में न्यूक्लियस यही आएगा। तो न्यूक्लियस से लेंथ नाप रहे हैं, एक लेंथ यहां तक आई, एक यहां तक आई और एक यहां तक आई। ये जो लेंथ है ये SP3 की है, ये SP2 की है और ये SP1 की है। इसी वजह से बॉन्ड लेंथ जो SP1 वाले होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कहने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज क्या यूज की जाती है वो देखते हैं। अब मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में ऑर्बिटल कौन सी थी, SP1, मेरे पास में कौन सी थी, SP2, मेरे पास में कौन सी थी बेटे, SP3, ये आ गया। अच्छा, इसमें जरा बताना S कितना है, S कितना बेटे, 1 1 1, P कितना भाई, P आ गया मेरे पास में 1 2 3। जरा मुझे बताना टोटल जोड़ना आता तुम्हारे को, 2 3 4। हे भगवान, मैथ भी पढ़ाओगे, अच्छा हाँ, तो अब मेरे पास में क्या गया, परसेंटेज ऑफ S ऑर्बिटल की परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। हाँ जी, कितना है यहाँ, एक आ रहा है 2 में से 50%, ये 50% आ गया। हाँ भाई, एक आ रहा है 3 में से 33%, ये 75 वाला कौन था, हे भाई हे भाई, ये भी भाई, अच्छा तो गलत ही होता है, ऐसे ही होता है और क्या होता है। हाँ तो और क्या जानबूझ के कौन करता है बताओ, है ना। हाँ, ये कितना आ गया, 25%। अच्छा, कौन सा, क्या चीज आई, परसेंटेज कैसे निकाली,
अब मैथ्स वाले परसेंटेज नहीं निकालते फिरते, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हम लोग। क्यों भी परसेंटेज निकालेंगे बैठकर? हाँ, वो और बात है, वो छोड़ो, वो रट्टा मार लेंगे। हम तो पेपर लीक करा लेते हैं, तो पेपर लीक कराते नंबर आते हैं हमारे। इनकी बातों को छोड़ो, क्यों भाई, गलत तो नहीं है ना हमारी। चलो हाँ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मतलब ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करी या इसका यूज क्या है? पहली बात पूछ, एक बात पूछ, क्या बताऊं? आई कैसे? अच्छा, ये SP1 लिखा है ऊपर, ये SP2 लिखा है, ये SP3 लिखा है। क्या ये बात पता चली? मेरे पास में 3 ऑर्बिटल थे जो कंपेयर कर रहा था, मैंने तीनों लिख दी। इसमें बताओ S कितना है? ये वाली में एक ही तो है, एक लिख दिया। एक ही तो है, एक लिख दिया। एक ही तो है, लिख दिया। P कितने हैं? 1 2 3, मैं निशान लगा देता हूं। आ गया? पक्का? ओके, मान लेता हूं मैं ये बात। हाँ जी, टोटल कितने हो गए? 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 3 4 परसेंटेज। अब ये वाली बात तो आ गई, परसेंटेज निकाल के दिखाऊं? हाँ कर रही ना, कर रही है? हाँ, जरा कौन से वाले की बताऊं? सारी बता दो। तो पहला वाला बता रहा हूं भाई। S कितने है इसमें? ये वाले केस में देखना, 1 कितने में से? 2 में से, इनटू में 100, तो 100 बटा में 2 बोले तो 50% आ गया। ये अब ये बताइए कितना आया यहां पे? 25 कैसे आया? शाबाश, 100 बटा में 4 25। ठीक है, चलेंगे। देखो सच में नहीं आया था, सच में नहीं आया था। मेरी रैगिंग कर रहे थे। मेरे को कभी कभी लगता है कि तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो। हैं? पक्का आप ही की नहीं? बताओ। चलो कूल। हाँ जी, तो परसेंटेज ऑफ P। हाँ जी, अब P की परसेंटेज कितनी आई? इसकी 50। ये क्या है? हाँ, 66 आ गया, 66। ये कितना आया? 75। अब आना था तुम्हारा आंसर 75। वो जो तुमने जवाब दिया था वो यहां फिट होना था। ठीक है, चलो खैर, इतनी बात समझ आ गई। चलेंगे आगे, मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, लंबी ऑर्बिटल कौन सी है, S या P? P बड़ी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। क्लियर हो गया? तो जो लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? परसेंटेज ऑफ S पर या परसेंटेज ऑफ P पर? तो जो लेंथ होगी, इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ बॉन्ड, लेंथ ऑफ बॉन्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S या परसेंटेज ऑफ P। बड़े वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी ना, तो लंबा वाला कौन है? P, तो परसेंटेज ऑफ P। तो जिसमें P की परसेंटेज ज्यादा है, जिसमें P की परसेंटेज ज्यादा है, उसमें क्या होगा? लेंथ ज्यादा आएगी। P की परसेंटेज ज्यादा किसमें है? 75। तो सबसे लंबा बॉन्ड sp3। इसलिए सिंगल बॉन्ड लंबे होते हैं डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड लंबे होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। इसीलिए लेंथ यहीं पे क्या आ गया? इसी बात का जो मतलब है वो ये, लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज मोर देन लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, लेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ आ गई? पक्का? अच्छा, क्या कोई बता सकता है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन डबल बॉन्ड की कितनी है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है? बड़ा ही सिंपल सा है, बता दूं भाई। ये छोटा है ना, ये छोटे की वैल्यू है, कौन सा कलर से लिखूं? पर्पल से लिखता हूं। तो मेरे पास में ये छोटा वाला है 3/2। सॉरी, उल्टा हो गया। ये जो सबसे बड़ा है, इसके नंबर सबसे छोटे आएंगे। ये जो छोटा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, नंबर बॉन्ड कम, इसका नंबर सबसे छोटे नंबर कौन से? 3/2। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। इसकी कितनी आएगी? 4/3। जादू। इसका कितना आया? 5/4।
कैसे दादू कुछ होता तो ना ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया एंगस्ट्रॉम, कितना आ गया बेटे एंगस्ट्रॉम, कितना आ गया बेटे एंगस्ट्रॉम। ये 3/2 कितना हो गया 1.5, एक्चुअल वैल्यू 1.54। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये तो अप्रोक्सीमेट बताया था ना मैंने याद रखने के लिए। असली वैल्यू कितनी है बेटे 1.54, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी है 1.33। हो सकता है कि 1.33 लिखा हो सकता है 1.34 लिखा हो। 133 134 में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इतना एडजस्ट कर लेते हैं अपन लोग, दिल पे पत्थर रखा लेना है ग्राम का है। चलो, और यहाँ क्या आएगा बेटे 1.25। अब बिल्कुल एग्जैक्ट लग जाए तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता ना, तो हम 1.25 ना कह के हम लोग क्या लिखते हैं बेटे 1.24, 25, 26। तो चलो चल जाएगा, इतना मोटी मोटी बात है 1.2 की रेंज में आ गया। क्या इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा? ठीक है, पक्का? अच्छा, एक बात तो मैंने अभी ये सारी बातें किसकी लिखी है, मैंने बात लिखी है बॉन्ड लेंथ की। ये सारी बातें किसकी लिखी हुई है? बॉन्ड लेंथ। कौन बड़ा कौन छोटा है किससे पता चला हमारे को? हाइब्रिडेशन से। अच्छा, अगर मेरे पास में क्या आ गया, हम लोग बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, मीन्स कॉमन लॉजिक सिंपल सा, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि भैया हमारे पास में कोई भी केस क्या चीज हो गई कि किताब में ये लिखा है, पुस्तक में वो लिखा है, हम अपना लॉजिक लगाएंगे। हमें मालूम है कि हमने क्या फंडा लगाना है। तो हमारे पास में लॉजिक क्या है, मेरे पास में कोई एक एटम है ए, यहां पे उस पर हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। हम चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाए, या हम एसिडिक वाले की ही बात कर रहे हैं, वट एवर इट इज, जो आपको पसंद है। तो वो एसिडिक कब होगा? जब ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे लेकर, और मेरे पास में H+ सोल्यूशन में चला जाए। ये तो है, ऐसे तो काम करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां पे रह गए? ए पर रह गए। अब हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में ऐसा कैसे होता है? अब बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में ऐसा कैसे होता है, वो देखें। तो बड़ा सिंपल सी बात है, यहां पे होगा क्या कि अगर मेरे पास में बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं जरा मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे हो जाए, कहां हो जाए? ए के पास, राइट? अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडेशन के टर्म में। अब क्या हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होती है? होती है। क्या हाइड्रोजन में p ऑर्बिटल होती है? नहीं होती। तो हाइड्रोजन में तो sp1 नहीं बनेगा, sp2 भी नहीं बनेगा, sp3 भी नहीं बनेगा। तो मैं हाइब्रिडेशन में हाइड्रोजन की बातें नहीं करूंगा ना। तो मुझे अगर हाइब्रिडेशन के कॉन्टेक्स्ट में सब चीजें देखनी है तो मैं हाइब्रिडेशन में कौन से एटम के हाइब्रिडेशन की बात करूंगा? ए की ना। तो मुझे ए के अंदर चेक करना है कि वो sp1 है या sp2 है या फिर वो sp3 है। अब सवाल उठता है कि इनसे हमको कैसे पता कि क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगा दें भाई। हम क्या चाहते हैं कि जो भी मेरे पास में बॉन्ड था A और H, ये इलेक्ट्रॉन A के पास खिसक जाए या हाइड्रोजन के पास रहे। तो हमारे को क्या करना है बेटे? वो A की तरफ खिसक जाए। जब वो A की तरफ खिसकेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी A को ऑर्बिटल कैसी चाहिए? बॉन्ड की ऑर्बिटल कैसी चाहिए? छोटी। छोटे बॉन्ड पास में रहेंगे ना। तो मेरे को एक बात बताओ, A का न्यूक्लियस ये रहा, वो कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन बनाए? एक ये वाली ऑप्शन 1 पर्पल कलर वाली बनाया, दूसरा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं ग्रीन कलर कर देता हूं। दूसरी ऑप्शन मेरे पास में ये है कि वो छोटी आ जाए। ये मैंने ठीक नहीं बनाया ना जी ना। वॉल्यूम तकरीबन सेम रहेगी। ये आ गया सेकंड। तो कौन सी वाली हमारे को ठीक लगेगी, फर्स्ट या सेकंड? मेरे को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को मेरे को क्या चीज चाहिए भैया? हमारा पर्पस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो ए के न्यूक्लियस के और ज्यादा पास में आ जाए। वो 1 पे जाके ज्यादा पास में आएंगे या 2 में जाके ज्यादा पास आएंगे? 2 वाली में, यानी कि छोटी वाली में। ये छोटी वाली कौन सी ऑर्बिटल थी? sp1 छोटी है sp2 से, जो कि छोटी है sp3 से। तो हमारे को कौन सा पसंद होगा बेटे? sp1
1। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बात समझ में आई होगी। भाई हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकलकर ए के पास में रहे। ये तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ए पर आ जाए। ए पर आ जाए मतलब ए के ज्यादा पास में आ जाए जितना पहले था। पास में आने के लिए उसे कौन सी ऑर्बिटल चाहिए होगी, जो ज्यादा छोटी है। ज्यादा छोटी कौन है, sp1 या sp2 या sp3। तो यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, sp1। तो यानी कि हमारे पास में जितना s कैरेक्टर, अच्छा इसमें क्या था, इसमें हमारे पास में था क्या चीज, 50% s। क्योंकि हम लोग छोटी ऑर्बिटल देख रहे हैं, s और p में छोटा कौन, s। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। तो s कैरेक्टर इसमें है 33%, 33% s और इसमें 25% s। तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं तो भी मुझे छोटी ऑर्बिटल चाहिए, वो s में आएगी। तो मेरे पास में इसलिए मोर s कैरेक्टर, मोर एसिडिक बिहेवियर। तो यहां पे क्या चीज आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो गई बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ किसके प्रोपोर्शनल हो गई, बॉन्ड लेंथ, कौन बड़ा बॉन्ड कौन छोटा बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ बड़ा, उसमें क्या देखेंगे, बॉन्ड लेंथ वो किस पे डिपेंड करेगा बेटे, बड़ी ऑर्बिटल कौन, s या p, p। तो वहां पे p आएगा। नहीं अब ये मत कहो, सीधा सीधा रखो ना, जो डायरेक्ट है वो इनवर्स वाला फंडा ना, वो हमारे को बचपन में सिली मिस्टेक किधर होती थी, प्लस वालों में या माइनस वालों में, माइनस वालों में ज्यादा मिस्टेक होती थी। तो इनवर्स वाला फंडा हमारे को हमेशा पजल करता है। तो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल वाला पार्ट कि डायरेक्ट किसकी है, बात तो वही है, s बढ़ेगा तो p घटेगा, p बढ़ेगा तो s घटेगा, बात तो वही है। लेकिन हम सीधा सीधा रखें कि एक ही बात देखेंगे, इसके लिए p इसके लिए s। आपको लगता है कि इसके लिए s उल्टा लिखना है, वैसे लिख लो, हर एक अपनी मर्जी है। बट ऑन द ऑफिशियल साइड आई विल मेंशन द सिंपल वाला पार्ट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे बात करते हैं, जरा फटाफट से बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ तो आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जल्दी बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती, भाई सीधी सीधी बात ध्यान रखो, छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड। क्लियर हो गया भाई, सीधी बात है भाई, जो छोटा है अभी उसकी उम्र है, बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, बड़ा होगा तो फिर मर जाएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया तो टूट जाएगा। तो सीधी बात है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज उल्टा होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, बॉन्ड लेंथ के उल्टा। तो मैं एस कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, जिसमें एस ज्यादा होगा या जिसमें पी ज्यादा होगा, भाई पी ज्यादा होगा तो लंबा ज्यादा होगा तो मजबूत कम होगा, एस ज्यादा होगा तो छोटा होगा मजबूत ज्यादा होगा। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस। क्या इतनी बात समझ में आई, ये वाली बात क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हाइब्रिडेशन को लेकर एक पार्ट और क्लियर हो गया। ये लॉजिकल पार्ट था ना, कुछ भी हवाबाजी नहीं करी, बिल्कुल सीधा सीधा रहा। अच्छा अब एक बात और कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, जरा उसके बारे में 1-2 मिनट में बात करते हैं। तो अब बात कर रहे थे, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज कांस्टेंट, बल्कि इंस्टेड आई मस्ट से व्हाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट वेरिएबल। क्वेश्चन, why negative oxidation state don't vary much, don't vary, ये don't vary, why they don't change क्यों नहीं होती, फिक्स क्यों रहती हैं, बताइए। बताओ बेसिकली क्या होता है, हमारे जब भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी तो डी ऑर्बिटल नहीं आएगी। अब देखो ये होता कैसे, नाउ आंसर,
for bonds more than valency, जब भी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड होंगे, जब भी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा बेटे, फॉर बॉन्ड्स मोर देन वैलेंसी एट, एक मिनट ये वाली बात लिख लूं फिर तुम्हारी बात सुनता हूं मैं। तो एटम नीड d orbitals, atom need d orbitals to involve in hybridization, to involve in hybridization, which due to rise in difference in energy could not be possible, which due to rise in किसमें, which due to rise in energy levels and energy differences could not be possible, could not be possible। इस बात का क्या मतलब है वो देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा काम है, लेकिन हो जाता है आई डोंट नो कैसे हो गया। तो मेरे पास में क्या आ गया भाई, बॉन्ड के अंदर हमारे को क्या चाहिए, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया वैलेंसी जितने प्लस माइनस तो किसी की भी आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी बेटे, माइनस वैलेंसी और प्लस वैलेंसी। ये तो पक्का ही है। वैलेंसी क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। इससे कम बॉन्ड का बनने का मतलब कंपाउंड बना ही नहीं। तो कंपाउंड बनने के लिए भैया वैलेंसी जितने बॉन्ड तो होने ही चाहिए। ये तो भैया बात फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो मेरे पास में बॉन्ड मोर देन वैलेंसी होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चाहिए, इससे बड़ी, लार्जर वैल्यू नीडेड, मुझे ज़्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बढ़ाने पड़ेंगे। बॉन्ड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्जर वैल्यू रिक्वायर मोर बॉन्ड्स, और ज्यादा बॉन्ड चाहिए। और बॉन्ड करने के लिए एक और ऑर्बिटल चाहिए। वो ऑर्बिटल कहां से आएगी, डी ऑर्बिटल से आएगी। रिक्वायर्ड डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? ये तो, और ये पॉसिबल हो जाता है जब पॉजिटिव वैलेंसी आएगी। इसके लिए जब मुझे वैलेंसी से ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लार्जर वैल्यू जो चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर बॉन्ड चाहिए होंगे। जब मोर बॉन्ड चाहिए होंगे तो क्या करना पड़ेगा, और ऑर्बिटल चाहिए। अगली ऑर्बिटल कौन सी, डी। तो डी मुझको चाहिए होगी। तो ये पॉजिटिव वाले में तो पॉसिबल हो जाता है, बट नेगेटिव वाले में ये चीज़, ये तो करेक्ट है, लेकिन नेगेटिव वाले में यहां से लेकर यहां तक जाना, ये बात गलत हो जाती है। ये पॉसिबल नहीं है नेगेटिव वाले में डी ऑर्बिटल नहीं आ पाती। तो ये तो चाहिए, लेकिन जब ये नहीं होगा तो ये अचीव नहीं होगा ना। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता। अब बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। चलो देखते हैं बेटे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब मेरे पास में, मैं एग्जांपल के लिए एस ऑर्बिटल अपने सल्फर या फास्फोरस का एग्जांपल पकड़ लेता हूं। तो मैंने बात करी सल्फर और फास्फोरस, मैं कलर चेंज करता हूं इसमें, मैं सल्फर और फास्फोरस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इनमें जो मेरे पास में 3s 3p और 3d की एवरेज साइज है, एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो मैंने एवरेज ऑर्बिटल का साइज की बात करी। तो 2s में साइज होता है बेटे तकरीबन 0.87 एंगस्ट्रॉम। तकरीबन कितना हो गया? 0.87। इसमें कितना होता है? 0.97 एंगस्ट्रॉम। और ये 3d की ऑर्बिटल जो होती है, अब s और p दोनों तकरीबन आसपास के एटम है, लेकिन दोनों एग्जैक्ट नहीं होंगे, मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, दिल पे मत लगा लेना है। अच्छा, और यहां पे वैल्यू होती है 1.46 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो ये वैल्यू को समझने के बजाय हम लोग और राउंड फिगर ले लेते हैं। मैं इनकी जगह पे वैल्यू लिखूंगा, इसको हटाया मैंने, इसी जगह पे लिख दिया 0.9, मैंने इसको हटाया, और मोटी मोटी बात करने के लिए मैंने लिख दिया भैया 0.9, इसको हटाया मैंने लिख दी वैल्यू 1.0, और इसको हटाया मैंने इसकी जगह पे लिख दिया वैल्यू 1.5। राउंड फिगर ले लिया मैंने बात समझने के लिए, क्योंकि फिर वो सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, छोटी ऑर्बिटल की एनर्जी छोटी या एनर्जी बड़ी? जब ऑर्बिटल, मैं यहां पे डायग्राम बना के दिखाता हूं। हाँ भी, मेरे पास में एक ऑर्बिटल ये रही, एक ऑर्बिटल ये रही, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? छोटा r, और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो पहले वाले की एनर्जी कैसी होगी? छोटी या बड़ी? ये छोटी, और इसकी एनर्जी बड़ी। बड़ी ऑर्बिटल बड़ी एनर्जी, छोटी ऑर्बिटल छोटी एनर्जी, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। ओवरऑल हर तरह से इसकी वैल्यू छोटी बड़ी वैसी होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। अच्छा, तो मान के चलता हूं कि जो 0.9 एंगस्ट्रॉम लिखा है, इस इतनी ही एनर्जी थी। अब मैं उतना डिटेल में लेके जाऊंगा तो ज्यादा गहराई पीएचडी वेएचडी हो जाएगी, मोटी मोटी बात मैं समझा रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे? एनर्जी कंपेरिजन कर रहा हूं, रफ वैल्यू, रफ एस्टीमेट लगा रहा हूं एनर्जी का। मैंने माना कि इसकी वैल्यू 0.9x कोई नंबर होगा, मिस कोई मल्टीपल फैक्टर होगा, x जूल, इतने जूल एनर्जी आ गई। इसकी एनर्जी कितनी आएगी? 1x जूल। इसकी कितनी आएगी? 1.5x जूल। x का मल्टीपल मैंने ले लिया, बाद में हिसाब किताब लगाते रहे, इसी का मल्टीपल में कुछ आंसर आएगा ना ऐसा। अच्छा, इनके बीच में गैप कितना है? इनके बीच में गैप कितना है? 0.1x। और यहां पे गैप कितना है? 0.5, 0.5x, 5 गुना, 5 टाइम्स। ये जो गैप आ गया कितना हो गया बेटे? 5 टाइम्स गैप ज्यादा हो गया। जब एनर्जी 5 टाइम्स गैप ज्यादा हो गई तो अब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन एक बार दोबारा। अब मेरे को ऐसे लेके जाने में टाइम लगेगा, अपनी कॉपी में खोलेंगे। हाँ जी, क्या लिखा आप लोगों ने? हाइब्रिडाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल, अप्रोक्सीमेट। अगर ये नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन नहीं हो रही ना। हाँ जी, ये दोनों तो आसपास की वैल्यू थी, यानी S और P तो आपस में थी, तो S और P तो हमेशा हाइब्रिडाइज हो जाएंगी, यानी S और P तो हमेशा हाइब्रिडाइज हो जाएंगी। लेकिन ये D ऑर्बिटल मिक्स होना मुश्किल है, क्वेश्चन मार्क। होगा नहीं होगा, 5 गुना गैप है, मुश्किल है। क्या इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मान लेते कि शायद ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेटेस्ट से। अब मुझे एक बात और बताओ, मेरे पास में ये एटम है, ठीक है जी, किसी से ये बॉन्ड बना रहा है, कोई एटम होएगा यहां पे दूसरा। अगर वहां के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, वहां के इलेक्ट्रॉन थोड़े से 0.1%, 1%, 10%, 5%, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें आ गए, इस एटम में, तो इसका क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा या सेम रहेगा?
भाई तीन बातें हैं, तीन बातें तो पॉसिबल हैं कि जब इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे, किसी गुब्बारे में आप फूंक मार रहे हो, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, उसका साइज उतना रहेगा, बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बाहर फैलना चाहेगा थोड़ा थोड़ा, राइट? तो इसका साइज क्या हो जाएगा? ये। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी ऑर्बिटल्स का भी तो साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्बिटल्स का भी तो साइज बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि 10% सब में बढ़ गया, मान लेते हैं 10% सब में बढ़ गया, तो ये वैल्यू 0.9 का 0.99 हो जाएगी, ये 1.1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.9, यहां लिखता हूं 0.99, ये हो जाएगी 1.1, ये हो जाएगी बेटे 1.65। अब यहां का गैप कितना है? तकरीबन 1.2, 0.1 ही तो है अभी भी, तो 0.1 का ही तो गैप हुआ अभी भी इन दोनों में। इन दोनों में गैप कितना हो गया? इन दोनों में गैप कितना हो गया? ये करो ना, तो यहां पे गैप तो और बढ़ गया ना, 0.55x। तो यानी कि अगर ये एटम, ये वाला, ये एटम सल्फर अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है सल्फर की? 2.5। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? सल्फर। वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जैसे ही वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है? जब वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हाइड्रोजन से खींच लिया, तो जैसे ही उसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव होने लगेगी। बट जैसे ही उसने खींचा, इसका साइज बढ़ गया, ऑर्बिटल बड़ी हो गई, उनकी एनर्जी और बड़ी हो गई। ये रफ फिगर थे भैया, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये समझाने के लिए एक एस्टिमेट वैल्यू थी, कुछ तो फिगर सामने रखता। ये तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी आपके सामने, तो एक अंदाजा था आ गया कि ये वैल्यू इतनी है और इतनी नहीं है। तो क्या हो गया? साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, एनर्जी का गैप और बढ़ गया, तो हाइब्रिडाइज होना और मुश्किल हो गया, हाइब्रिडाइज होना और मुश्किल हो गया। इसीलिए जब किसी भी एटम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो डी ऑर्बिटल नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? याद रहेगा पक्का? अब देखो ये वाली बात अभी आधे घंटे 1 घंटा पहले भी पता थी कि भैया हमारे पास में नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में हमारे पास में डी ऑर्बिटल नहीं आती, तो इसलिए वो वाले सारे कंपाउंड जिनकी हाइब्रिडेशन हाइड्रोजन के साथ में डी आ रही होगी तो हमने उन्हें रिजेक्ट कर देना, ये तो कंपाउंड ही नहीं होता। हम तो ऐसी बात करते हैं ना। मैंने क्या कहा? आई रिपीट, फिर से बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैंने बात कर दी H2S तो यहां पर आंसर आएगा हाइब्रिडाइजेशन का sp3। अगर हमने बात कर दी H4S तो यहां पर आंसर आएगा sp3d1, और अगर मैंने बात कर दी H6S तो यहां पर आएगा sp3d2। सिमिलरली अगर मेरे पास में होता PH5 तो मेरे पास में होता sp3d1। तो ये सभी कंपाउंड में से, इनमें से इनफैक्ट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्यों नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन के आने से इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएगा, एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। जब एटम का साइज बड़ा हो गया तो ऑर्बिटल बड़ी हो गई, उनकी एनर्जी और बड़ी हो गई, तो हाइब्रिडेशन करना और मुश्किल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मेरे पास में होता है ClF3, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? हाइब्रिडेशन बताएंगे। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो यहां पे कितने बना रहा है? 3। तो 1 + 2, फालतू के जोड़े कितने? 1 जोड़ा फालतू का। तो हाइब्रिडेशन कितनी बनी क्लोरीन की? sp3d1। लेकिन हम तो हेलोजन हाइड्रोजन एक बराबर होती हैं, है ना। अभी बात करते हैं ClF5। हाँ भी क्लोरीन की हाइब्रिडेशन बताओ। sp3 आ गया ना, और d2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? अच्छा देखो, यू गाइस नीड नॉट टू कीप योर माइंड कैलकुलेटिंग, अरे इसका क्या था क्या था। हम अपने मेन डिस्कशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं व्हेन वी गेट द शॉर्टकट। तो शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होता कि हमने हर बार शॉर्टकट लगाना है, ये अच्छा या बुरा है। शॉर्टकट टाइम भी तो बचा रहा है हमारे पास में। हमको शॉर्टकट ये आया कैसे वो भी आना चाहिए,
और शॉर्टकट भी आना चाहिए। देखो हमने इमीडिएटली कर दिया, मैं टॉपिक बता रहा हूं, अब आप क्या बाद में कैलकुलेट करने फिर जाओगे क्वेश्चन के बारे में? दैट विल गिव यू ए डाइवर्जन। अरे हम बात क्या कर रहे थे? क्लियर हुआ? तो इसलिए शॉर्टकट की सिग्निफिकेंस भी होती है। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो क्या तुमको लगता नहीं है कि अगर HCl होता है तो H3Cl भी होगा? ये भी तो हो जाना चाहिए। तो H3Cl भी तो होता है, राइट? जब ये H3Cl होता है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d1, लेकिन हाइड्रोजन वाला हो गया, तो ये D आ गया हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि H3Cl डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट। पक्का? मैंने क्या कहा एक बार और सुन लेंगे। मैंने कहा HCl होता है। अगर HCl होता है तो इसमें कौन कौन से आयन बनते हैं? क्या इसमें Cl नेगेटिव H पॉजिटिव बनता है? तो क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1। ये आ गया। मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, अभी बात कर लेंगे। H3Cl अगर ये होता है तो क्या तुमको लगता है 3H पॉजिटिव प्लस Cl 3 माइनस, यानी कि -3? ये तो मतलब है अगर मेरे पास में होता ClF3, इसका क्या मतलब है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। तो यहां पे क्या आएगा? Cl +5। आई एम सॉरी, भावना में बह जाता हूं कभी क्या करते, मैं अगले क्वेश्चन आ गया था। +3 F नेगेटिव, ये आ गया। चले आगे। तो अब क्या होगा? यहां पे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +3। और अगर मेरे पास में होता ClF5 तो मेरे पास में क्या होता? Cl +5 + 5F-। तो यहां पे तो +5 आ गई क्लोरीन की, ये आ गया। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, दुनिया वालों फटाफट देखो, क्या यहां पे +3 आया? ये +3 आ गया। हाँ जी होता है। ये +5 भी होता है। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होती है? sp3d1 sp3d2, ये होते हैं। यस इट इज, यस इट इज। क्लियर है? अच्छा, क्या ये होता है sp3? ये होता है, हाँ। d नहीं है, d की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें मुझको जब ये वाली बात करते हो तो क्या हो जाएगा बेटे? मुझको चाहिए होगी d ऑर्बिटल, sp3d1 sp3d1, जो कि हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझको लगता है कि मैंने एनफ एक्सप्लेनेशन उसकी दे दी है। इफ यू गाइस आर नॉट सेटिस्फाइड तो मैं इसके आगे भी वैल्यू दे दूं। इधर बिन क्लियर? चलेंगे। तो मेरे पास में sp3d1 चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई होगी। तो यानी कि इसलिए ये चीज जब पॉसिबल नहीं है तो ये कंपाउंड भी तो नहीं होता, क्लोरीन की -3 भी तो नहीं आई, यानी -1 सिंगल है, यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सिंगल। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट वेरिएबल until unless there is no catenation। तो मैं अगली पेज पे ये लाइन लिख देता हूं। मैंने क्या कहा है? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज फिक्स्ड until there is case of, until there is case of catenation। ये वाली पूरी बात कर दूं और नहीं कर रहे? हाँ जी। तो until there is a case of catenation। अब ये catenation कहां से आ गया? और कुछ ना कुछ तो भैया आपने कोई ना कोई नया टॉपिक डाल ही देना है ना? तो थिंग्स आर वेरी वेरी वेल इंटरकनेक्टेड एंड नेटेड अमंग ईच अदर। तो ये है क्या कैटेनेशन का मतलब कि जैसे कि सल्फर क्या होता है? -2, सल्फर 0, सल्फर +2, सल्फर +4, सल्फर +6। लेकिन सल्फर तो -1 भी होता है।
अभी बोला नहीं होता, अभी बोला होता है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली में S1 नेगेटिव नहीं होता, होता क्या है S2 2 माइनस, इसका एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। आया, हुआ क्या यहाँ पे, सल्फर और सल्फर ये दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दिया, इसकी वजह से 0 0 हो गया, इसने 1 नेगेटिव कर दिया, 1 नेगेटिव कर दिया, इतना तो चल ही जाता। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर ये एटम अकेला होता तो सिर्फ एक ही नेगेटिव वैल्यू आती है, और वो कौन सी, माइनस वैलेंसी। कहती बात समझ आ गई, याद रहेगा। मुझे लगता है कि इतना काफी होना चाहिए।